हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPCE 022 का ब्लॉक 1 का यूनिट 3 में ऑलरेडी कर रहे हैं। इसमें हमने अर्लियर वीडियो के अंदर एम्बियंस एंड क्लाइमेट की बात की थी, जो चाहिए होता है काउंसलर को क्लाइंट के साथ। रैपिड बिल्डिंग कैसे बनाई जाती है, काउंसलिंग की सेटिंग्स क्या रहती हैं, उनके बारे में हमने काफ़ी अच्छे से बात की थी। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे माइंडसेट ऑफ द क्लाइंट। सेकेंड पार्ट है ये। माइंडसेट ऑफ द क्लाइंट में क्या होता है, जो क्लाइंट आता है काउंसलर के पास, उसका माइंडसेट कैसा होता है, वो खुद आया या रेफर्ड है, वो किस फीलिंग से आया है। कहीं उसको ये तो नहीं है कि उसको किसी ने कह दिया कि तुम जो है मैजिशियन की तरह काम करेगा काउंसलर, तुम जाओ और तुम्हारी को बस एक बार में तुम्हारी सारी प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ये सब चीज़ों के बारे में कि जो क्लाइंट आता है वो किस टाइप से आता है। व्हेन इट कम्स टू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन असेसमेंट एंड काउंसलिंग, बीइंग क्या होता है, फ्लेक्सिबल एंड रेस्पॉन्सिव इज वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल स्किल्स अ काउंसलर कैन हैव। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो काउंसलर है उसको फ्लेक्सिबल होना, रेस्पॉन्सिव होना। क्योंकि जो क्लाइंट आता है वो किस माइंड से आता है, उसकी इमोशनल स्टेट कैसी है। जो क्लाइंट्स कम विद द डिफरेंट माइंड सेट्स and emotional states that the counselor's ability to adjust to a client's needs to is likely to dictate the success of the relationship। तो किस तरह के 5 types of mindset उन्होंने कही हैं, and the respective strategies to deal with them to help improve the relationship and enhance the client counselor रेपर्ट जो होते हैं दोनों का डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, कि वो क्लाइंट किस टाइप का है। 5 तरह की उन्होंने बात की। सबसे पहले एन इमोशनली अनस्टेबल क्लाइंट। पहला क्लाइंट कौन सा, जो कि इमोशनली अनस्टेबल है, जो काउंसलर को लगता है कि यह वो जो क्लाइंट है बहुत ही अनस्टेबल है, उसको पता ही नहीं है कि वो कभी वो हंस रहा है कभी वो रो रहा है, उसको अपनी बात को एक्सप्रेस करने में बहुत परेशानी होती है, इतना ठीक से नहीं, डिफ़िकल्टी होती है वो उसको, क्योंकि क्या है वो इमोशनली अनस्टेबल है, उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो ऐसे केस के अंदर बहुत ज़रूरी है जो काउंसलर जो है वो क्लाइंट की हेल्प करे, उसको जो है अच्छी रैपर्ट बनाए, ताकि जो है अपने उस टाइप का माहौल दे उसको। तो क्योंकि जो क्लाइंट है इज़ इमोशनली अनस्टेबल एंड फाइंड डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग हिम और हर सेल्फ। इमोशनली अनस्टेबल क्लाइंट्स नॉर्मली रिक्वायर ए क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच। जिस टाइप के जो क्लाइंट, जैसे हमने, आपको याद होगा हमने क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच की बात की थी, जिसमें काउंसलर क्या करता है, क्लाइंट को ही बहुत ही पॉजिटिव रिगार्ड देता है, उसको बहुत, उसको जो कॉन्फिडेंस को, उसको जेन्यूनेस को का ध्यान में रखता है, एम्पैथी रखता है उसके साथ, अच्छी जो रैपर्ट बनाता है, जिसमें क्या होता है, और फिर क्लाइंट से ही निकलवाता है उसकी उसी के वर्ड्स में, उसको ही अपना, जिसको बोलते हैं कि खुद ही उसको हीरो बनाता है कि तुम ही सब कुछ कर सकते हो, मैं कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ तुम ही कर रहे हो। तो इस टाइप से कह रहे हैं कि जो ये जो क्लाइंट होते हैं जो कि इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, उनके लिए क्या होता है, क्लाइंट सेंटर अप्रोच की बात करते हैं कि उनके लिए वो अप्रोच दी जाती है। ये आपको मालूम भी होनी चाहिए आगे, जब आप कभी काउंसलिंग करते हैं कहीं पे, अपना खुद का काम करते हैं या कहीं पे एज ए काउंसलर आप काम करते हैं, आपको ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि किस टाइप के क्लाइंट्स के लिए किस टाइप की जो हम थेरेपी को यूज़ कर सकते हैं, विच एनफोर्सेस द नीड टू एस्टैब्लिश रैपर्ड एंड ट्रस्ट टू एंश्योर द क्लाइंट इज अवेयर दैट ही और शी इज इन ए सेफ एंड फ्रेंडली एनवायरनमेंट में वो है। तो काउंसलिंग स्ट्रेटजीज टू एस्टैब्लिश रैपर्ड वुड इंक्लूड कौन से होंगे, यूजिंग सेल्फ डिस्क्लोजर, अपने बारे में भी बताएं, टू रिलेट टू द क्लाइंट सिचुएशन, अपनी सिचुएशन को भी, जो क्लाइंट की सिचुएशन है उससे कहने के अपने अपने हाँ कि जैसे क्लाइंट कहता है कि मेरे साथ ऐसे हुआ, तो बोला अच्छा हाँ ऐसा मेरे साथ भी तो हुआ था एक बार, पर मैंने तो ऐसे डील किया था। तो उस टाइप से ऐसे करना कि ताकि खुद को भी सेल्फ डिस्क्लोज करें। क्रिएट एन इमोशनल लिंक, creating goals and accountability in order to encourage action from the client, providing transparency रखे, पॉजिटिविटी थ्रू कहीं पे भी उसको बीच में काटना नहीं है, कहीं पे उसकी बात को इंटरप्ट नहीं करना है, कहीं पे उसकी बात पे नेगेटिविटी नहीं ढूंढनी है। अगर वो नेगेटिव बोल भी रहा है तो उसमें पॉजिटिविटी की ही बात करनी है। फिर इनवॉलंटियर्स कैप्टिव, इसमें कौन से होते हैं जो अपनी मर्जी से नहीं आते, जिसमें हम जुवेनाइल जैसे होते हैं कि किसी ने कोई क्राइम किया है, उस टाइप की जिनको लाया जाता है। द क्लाइंट हैज़ बीन फोर्स टू अटेंड टू काउंसलिंग दैट इज लीगली मैंडेटेड। दिस टाइप ऑफ क्लाइंट में बी डिफिकल्ट टू डील विद द अर्ली, क्योंकि कोई जैसे वो कैदी होते हैं है ना, उनकी काउंसलिंग करवानी तो उनको ज़बरदस्ती लाया जाता है ना, लीगली मैंडेटेड होता है ये। तो इस टाइप के क्लाइंट होते हैं। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द थेरेपिस्ट टू गेन रिस्पेक्ट फ्रॉम द क्लाइंट, एंड ऐसे केस में जब वो आते हैं तो क्या होता है, थेरेपी से काम क्या होता है, उनको रिस्पेक्ट देना एंड यूज़ दैट रिस्पेक्ट टू एस्टेब्लिश, ताकि उनका ट्रस्ट बन सके। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्ट्रेटजीज
to gain respect and create responsiveness from the client is to outline the process of काउंसलिंग, ताकि उसमें जब ट्रस्ट बनता है उसके बाद क्या करते हैं वो क्लाइंट को समझाते हैं कि जो हम काउंसलिंग करेंगे उसका प्रोसेस ये रहेगा, उसके आउटलाइन उनको दे देते हैं वेयर वट ही और शी देयर फॉर, कि वहाँ पे वो क्यों आया है, स्ट्रक्चर क्या है जो काउंसलिंग करेंगे, उनका जो रिलेशनशिप है उनका क्या रहेगा, क्या राइट है, क्या उनकी ड्यूटीज़ है, क्लाइंट की ड्यूटीज़ क्या है, उनकी खुद की जो काउंसलर की ड्यूटीज़ क्या है, व्हाट माइट बी द एक्सपेक्टेड पॉजिटिव आउटकम जो हम कर रहे हैं ऐसे काउंसलर जो इंटरेक्शन कर रहे हैं, जो हम काउंसलिंग कर रहे हैं, जो हम बातचीत कर रहे हैं, उसका क्या पॉजिटिव आउटकम होगा। तो सोल्यूशन फोकस स्ट्रेटजी जो होती है इस केस में यूज़ होती है, जिसमें हम सोल्यूशन के ऊपर फोकस करते हैं ना कि प्रॉब्लम के ऊपर। तो ये क्या हो गया एन इनवॉलंटरी और स्केप्टिबल क्लाइंट के केस में। फिर क्लाइंट इज एडोलेसेंट है या चाइल्ड है। अगर कोई एडोलेसेंट है तो क्योंकि वो इमोशनली बहुत ही वो होते हैं, जिनको ऐसे फेज में से निकल रहे होते हैं जिसमें उनको टैकल करना बहुत मुश्किल होता है, तो उनके लिए उस टाइप की स्ट्रेटजी को यूज़ करना है कि आपके जैसे पेरेंट्स के साथ आपका जो है डिस्प्यूट है, कि उनको लगता है कि एडोलेसेंट्स को कि पेरेंट्स जो हैं वो गलत हैं, हम ही सही हैं, या हमारा जो पीयर ग्रुप है वो सही है। तो उनको समझाना कि हाँ आप अपनी जगह ठीक हो, लेकिन पेरेंट्स ही हैं जो भी है, तो इस ढंग से उनको उस ढंग से टैकल करना है। कोई छोटा बच्चा है तो गेम्स के थ्रू द गोल फॉर द काउंसलर इज टू एस्टेब्लिश ट्रस्ट यूजिंग ह्यूमर्स, एंगेजिंग इन एक्टिविटीज सच एज गेम्स को दिखाना, एनकरेजिंग ए कोलैबोरेटिव अप्रोच यूजिंग सेल्फ अपने बारे में बताना, रोल प्ले करना, ये सब चीज़ें अगर वो छोटे बच्चे होते हैं उस केस में विनिंग द ट्रस्ट ऑफ द चाइल्ड इज ए चैलेंजिंग टास्क, क्योंकि एज दे विल नॉट इजीली बी अमेनेबल टू काउंसलिंग। छोटे बच्चों के काउंसलिंग के लिए लाना ही बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब क्या है कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनका गेम्स खेल कर, रोल प्ले करके, वो डिफरेंट तरीके से, ताकि बच्चों को हम इन्वॉल्व कर सकें और वो काउंसलिंग के लिए रेडी हो जाए। Hence एक्सट्रीम केयर नीड्स टू बी एक्सरसाइज वाइल डीलिंग विद एडोलेसेंट और चाइल्ड क्लाइंट, दोनों के केस में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। द काउंसलिंग सेटअप शुड बी सच दैट चाइल्ड फील्स अट्रैक्टेड टू इट। ऐसा काउंसलिंग सेटअप हो जिससे कि चाइल्ड जो है खुश हो जाए वहाँ आकर। जो बच्चों को बहुत मुश्किल होता है, आते हुए रोना शुरू कर देते हैं या वो तैयार नहीं होते इस चीज़ के लिए, इट शुड बी डिज़ाइन कीपिंग इन माइंड द इंटरेस्ट एंड कंसर्न्स ऑफ द पर्टिकुलर ग्रुप। जो बच्चा आया है या ग्रुप में जो बच्चे आए हैं, डिफरेंट तरह के जो बच्चे हैं, उनका क्या इंटरेस्ट है, उनके हिसाब से ऐसा माहौल बनाए। फॉर एग्जाम्पल काउंसलिंग ग्रुप शुड हैव वैरायटी ऑफ टॉयज, चिल्ड्रन के बुक्स होते हैं, लिटरेचर है, प्ले मटेरियल्स होते हैं, विच विल हेल्प द चिल्ड्रन टू फील एट ईज एंड कंफर्टेबल। जैसे पजल गेम है, कोई बच्चा ऐसा जिसको रीडिंग का शौक ज़्यादा, उसके लिए जो है रीडिंग की बुक्स रख दी। कोई बच्चा गेम ज़्यादा खेलते हैं तो गेम्स वाले उस टाइप के टॉयज़ रख दिए, गेम रख दिए। फिर कोई पजल मैथ में अच्छा है लेकिन फिर भी उसको काउंसलिंग की जरूरत है तो पजल गेम रख दी, उसके लिए बोर्ड गेम रख दिए। तो कहने का मतलब ये द एबियंस शुड बी एज पर द इंटरेस्ट ऑफ द children. A proper environment will help children and young clients to trust their counselor and express the different issues concerns relating to them. फिर एक फोर्थ पे कौन सा, द अनकमिटेड क्लाइंट। अनकमिटेड क्लाइंट कौन सा होता है? ऐसा क्लाइंट जो कि अपना कुछ भी करना ही नहीं चाहता। जैसे मान लीजिए मैरिज है, मैरिज काउंसलिंग किसी की करनी है, हस्बैंड वाइफ दोनों में आपस में नहीं बनती, ठीक है। अब क्या होता है, वो आना नहीं चाहता लेकिन उसको आना वाइफ को दिखाने के लिए वाइफ ने कहा कि ठीक है नहीं तो हमारे में डिवोर्स हो जाएगा, अब आप बताओ, तो उसको मजबूरी में वो आएगा। तो लैक ऑफ कमिटमेंट कैन बी चैलेंजिंग प्रॉब्लम इन द काउंसलिंग सेटिंग। नॉर्मली क्लाइंट विथ लिटल और नो कमिटमेंट को, लिटल नो कमिटमेंट हैज़ ए स्पेसिफिक agenda which justifies their attendance at a counseling session. इन्होंने एग्जांपल दिया है, would be husband who was asked by his wife to attend counseling in order to preserve their marriage. अपनी मैरिज को प्रिजर्व करने के लिए वो क्या है, वह अगर वाइफ ने कहा कि तुम काउंसलिंग करो तो वो काउंसलिंग के लिए जाता है। तो ये क्या होता है हमारा अनकमिटेड क्लाइंट। तो इसमें इस टाइप का क्या होता है, क्रिएटिंग गोल्स एंड स्ट्रक्चरिंग विल मोटिवेट द क्लाइंट to go through the necessary stages for the change, collect the rewards and move on with his or her own life. यानी ऐसा को माहौल बनाए जिसमें जो भले ही वो अपनी वाइफ को दिखाने के लिए आए लेकिन ऐसा कुछ करें कि वो आगे भी काउंसलिंग देने के लिए तैयार हो जाए। उसके बाद क्या है, डिमांडिंग क्लाइंट। ये कौन से क्लाइंट होते हैं जो उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है काउंसलर से, कि काउंसलर क्या होते हैं ऐसे काम करेंगे कि मैजिक की तरह, कि जैसे होता है ना कि
डिमांडिंग क्लाइंट कौन होते हैं? विल नॉर्मली बिलीव दैट अ काउंसलर विल प्रोवाइड आंसर्स टू सारी प्रॉब्लम्स का वो आंसर देंगे काउंसलर, ये इस एक्सपेक्टेशन से वो आते हैं. दे विल कम टू काउंसलिंग विदाउट मच रिजॉल्व टू एक्ट अपॉन द करंट सिचुएशन एंड विल नॉर्मली क्रिएट वेरी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग काउंसलिंग रिलेशनशिप एंड द काउंसलर. वो सोचते हैं जब काउंसलर के पास आए हैं तो काउंसलर का एक काम है हमारे को ठीक करना, वो एक मैजिक की तरह काम करेगा, या कोई जैसे डॉक्टर होते हैं मेडिसिन दिए आराम आ जाता है, तो वो भी सोचते हैं कि अपन उस ढंग से द क्लाइंट्स विल एक्सपेक्ट द काउंसलर टू गिव देम सजेशंस एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम. दे नीड टू बी क्लैरिफाइड दैट द ऑनर्स फॉर चेंजिंग थिंग्स एंड गेटिंग सोल्यूशन लाइज विद द क्लाइंट ओनली. उनको ये समझना चाहिए जो हमारी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन भी हमारे पास ही है, ना कि काउंसलर के पास है. बल्कि काउंसलर क्या क्या करेगा? कैन हेल्प एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट गाइडेंस टू द क्लाइंट. काउंसलर का काम क्या है? उसकी हेल्प करना क्लाइंट की, और थोड़ा सा उसको गाइड करना कि आप यहाँ पे आप ऐसे करोगे तो आप ठीक हो जाओगे. तो अकॉर्डिंगली दे नीड टू टेक ए डिसीजन और प्लान ए कोर्स ऑफ द एक्शन. तो ये क्या हो गया डिमांडिंग क्लाइंट के बारे में. टोटल हमने माइंडसेट ऑफ द क्लाइंट कितनी तरह के 5 तरह की इन्होंने यहाँ पे क्लाइंट की बात की है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये. फिर सबसे लास्ट में क्या है? प्री काउंसलिंग इंटरव्यू. जब कोई काउंसलिंग के लिए आता है, जैसे हम असेसमेंट करते हैं, तो उनमें किस किस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं. 3 पार्ट्स की इन्होंने बात की है. The counseling process usually involve the 3 parts. फर्स्ट क्या? रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंस. इनटेक, जब शुरू में कोई आता है किसी को फ़ोन करता है कि मुझे काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्लाइंट कहता है काउंसलर को, जब फ़ोन करता है या विजिट करता है कि मुझे असिस्टेंस चाहिए, ये तो क्या फर्स्ट पार्ट. फिर वो उसके बाद हो गया सब कुछ सेट. फिर काउंसलिंग प्रॉपर, जब असेसमेंट हो जाती है उसके बेस पे क्या होती है फिर काउंसलिंग सेकंड पार्ट. फिर टर्मिनेशन, जहाँ पे आपको जिस जो सफरिंग से आप हीलिंग पे आ जाते हो, उसके बाद के लास्ट स्टेप का होता है टर्मिनेशन. ये सब बातें पहले ही खोली जाती हैं, ताकि जो है कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा जो क्लाइंट्स होते हैं वो रेसिस्ट भी करते हैं, ये काउंसलर भी नहीं चाहता अपने क्लाइंट को छोड़ना. तो ये सब बातें पहले से ही तय कर ली जाती है कि आपका यहाँ पे इस पर्पज़ के लिए आए हो, हम इतने जो है उनकी असेसमेंट होती है, असेसमेंट में हमारा ये रिजल्ट आया, अब आपको इतनी काउंसलिंग सेशन की ज़रूरत है, इतने सेशन के बाद आपकी ये जो काउंसलिंग है वो ख़त्म हो जाएगी. उसके बाद आपका फॉलोअप जो भी है. तो कहने का मतलब ये है कि ये सब बातें पहले से ही 3 तरह की इन्होंने बातें करी हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस में ये सब चीज़ें हम इन्वॉल्व करते हैं. द प्री काउंसलिंग इंटरव्यूज आर बिगिनिंग ऑफ द एक्चुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन द क्लाइंट एंड द काउंसलर. सबसे पहले बिगिनिंग में होता है द क्लाइंट यूजुअली कम्स टू द काउंसलिंग सिचुएशन विद लॉट्स ऑफ एप्रीहेंशन. अनश्योर होता है कि वट इज उसके साथ में क्या हो रहा है. द काउंसलर नीड्स टू टेक केयर ऑफ दिस बाय स्ट्रक्चरिंग द काउंसलिंग. उसके बेस के ऊपर जब आता है उससे बात करता है, फिर वो देखता है कि क्या उसको जरूरत है काउंसलिंग की. दिस विल काम डाउन द इनसिक्योरिटीज़ एंड कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ द, जो क्लाइंट के दिमाग में जो कन्फ्यूजन चल रहा होता है, जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, वो उसको काम डाउन करने की कोशिश करता है. एंड क्रिएट ए सेफ एंड पॉजिटिव क्लाइंट को एनवायरनमेंट दिया जाता है. मैनी क्लाइंट्स होते हैं कम विद एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग ए रेडीमेड सोल्यूशन. जैसे हमने ऊपर बात की ना, वो बहुत डिमांडिंग होता है, उनको लगता है उनको आए हैं तो रेडीमेड कोई सोल्यूशन मिलेगा, वो ठीक हो जाएंगे. व्हेन यू गो टू डॉक्टर ही गिव्स यू मेडिसिन, तो उस टाइप की एंड यू आर क्योर्ड. तो इस टाइप की फीलिंग्स आती है कि हम क्लाइंट को क्या लगता है हम काउंसलर के पास आए हैं और हमारे को डॉक्टर की तरह वो एकदम से ठीक कर देगा पहली बार में मेडिसिन की तरह. ठीक है ना. तो उन्होंने कहा है कि हाउ बार काउंसलिंग इज़ नॉट लाइक दिस. ऐसा नहीं है काउंसलिंग कि आप एक बार में किसी के पास गए और आपको जो है उसकी जो प्रॉब्लम आपको सोल्यूशन मिल गया. Since counseling involve human dynamics, issues of interrelationship, the changing nature of human beings, the counseling process requires involvement and commitment by the client as well as the counsel. दोनों की तरफ से ही क्या होता है कमिटमेंट होता है कि हम कैसे कैसे क्या करेंगे. फिर कहते हैं क्लाइंट इज मेड टू अंडरस्टैंड दैट ही हैज़ टू फंक्शन विद द सिस्टम और स्ट्रक्चर. क्लाइंट को समझाया जाता है जो आप आए हो एक हम सिस्टम में काम करेंगे, स्ट्रक्चर में काम करेंगे, उसको आउटलाइन दी जाती है, स्ट्रक्चर ऑफ काउंसलिंग उसको एक्सप्लेन किया जाता है. ही इज़ गिवन एन आइडिया ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन टू हैपन इन द काउंसलिंग. क्या आगे होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी का उसको बताया जाता है, प्राइवेसी की बात की जाती है. आप जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो जो है टोटली कॉन्फिडेंशियल होगी. कैसे हम एडमिनिस्टर करेंगे. इसके अलावा एथिक्स का जो अगर यहाँ पे नहीं भी लिखा तो एथिक्स का मेन ध्यान रखना आपको, जो आप उनका इन्फॉर्म कंसेंट जो है लेना बहुत ज़रूरी होता है. फिर क्या है प्रीलिमिनरी असेसमेंट. शुरू में क्या होता है इन काउंसलिंग द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट बिगिन बिफोर द फर्स्ट इंटरव्यू व्हेन द काउंसलर टेक द इनिशियल काउंसलिंग इंटरव्यू लेता है शुरू में. इसमें टिपिकल आइटम इंक्लूड द क्लाइंट का नेम क्या होता है, एड्रेस क्या है, एज क्या है, एजुकेशन क्या है, वर्क हिस्ट्री, जो कि इनटेक इन्फॉर्मेशन शुरू में ही जो है ली जाती है. ये क्या होता है स्टार्टिंग में फर्स्ट इंटरव्यू में. द असेसमेंट प्रोसेस विल एनेबल द काउंसलर टू एवेल्युएट द
क्लाइंट नीड क्या है। जब वो उसका एसेस कर लेगा, उसकी फर्स्ट जो है इनिशियल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेगा, बैकग्राउंड हिस्ट्री को, उसके बाद वो देखते हैं काउंसलर को क्या देखते हैं कि वो जो क्लाइंट की नीड है कि नहीं, उसको काउंसलर की क्या वास्तव में जो क्लाइंट आया उसको असेसमेंट के बाद उसको लगता है कि क्या उसको काउंसलिंग की जरूरत भी है या नहीं, एंड विल हेल्प द काउंसलर टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ असेसमेंट टूल। अब जो अगर किसी क्लाइंट को जरूरत है वास्तव में काउंसलिंग की, तो देखा जाता है कौन सा असेसमेंट टूल की जरूरत है, क्या कौन सा यूज़ किया जाएगा। ए पॉजिटिव काउंसलिंग एनवायरनमेंट शुड बी एस्टैब्लिश विच विल हेल्प द क्लाइंट गिव इंफॉर्मेशन एंड टेक द नेसेसरी साइकोलॉजिकल टेस्ट। जिस साइकोलॉजिकल टेस्ट को कंस्ट्रक्ट को वो देखना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं, उसके लिए उसी टाइप का जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है उसको चूज़ किया जाएगा। द काउंसलर शुड रिव्यू द फेयरनेस एविडेंस एसोसिएटेड विद द असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट, की वो जो इंस्ट्रूमेंट वो यूज़ कर रहा है, जो टूल यूज़ कर रहा है, जो टेस्ट यूज़ कर रहा है, वो कितना फेयर है, कितना अनबायस्ड है, कितना लोगों ने पहले इसको यूज़ किया है, कितनी उसकी रिलायबिलिटी है, कितनी उसकी वैलिडिटी है। बिफोर सेलेक्टिंग टूल द काउंसलर मस्ट बी क्लियर अबाउट द रेलेवेंस ऑफ द टेस्ट। बाय एग्जामिन द टेस्ट मैनुअल क्या है, इंडिपेंडेंट टेस्ट रिव्यूज़ क्या है, लोगों ने जो उन्होंने उसको यूज़ किया उसके रिव्यूज़ क्या है, रेटिंग उन्होंने क्या दी है, उसकी रिलायबिलिटी को देखना है, उसकी कंसिस्टेंसी को देखना है। जिस टेस्ट के लिए उसको पर्पस उसको बनाया गया है वो वैलिड भी है कि टेस्ट उसको जिस पर्पस के लिए बनाया गया उसको पूरा भी कर रहा है या नहीं कर रहा। टेस्ट मैनुअल्स को ध्यान में रखना है क्योंकि उसी से मालूम होता है कि रिलायबिलिटी क्या है, वैलिडिटी क्या है। इसके अलावा उस टेस्ट को कैसे यूज़ करना है, यहाँ पे इन्होंने अगेन वैलिडिटी लिखा हुआ है। जो टूल्स होते हैं, जो मैनुअल्स होते हैं, मैनुअल में काम क्या होता है, उसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमें अबाउट बोथ द डेवलपमेंट एंड साइकोमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेस्ट। जो टेस्ट है उसको हमें कैसे एडमिनिस्टर करना है, कैसे उसके दे इन्फॉर्म अबाउट द प्रोसीजर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन की बात में मालूम होता है, स्कोरिंग मालूम होती है, कैसे उसकी स्कोरिंग करनी, जो रिजल्ट्स हमारे को मिलते हैं, जो हम टूल अप्लाई करते हैं उसके हम जो हमको रेस्पॉन्सेज मिलते हैं, कैसे उनको स्कोर करना है, कैसे फिर उनको इंटरप्रेट करना है, कैसे फिर उनको रिकमेंडेड करना है कि जो हमारे को जो आगे हमें ऐसा करना चाहिए, रिकमेंडेशन होती हैं जो। तो ये क्या होता है कि फॉर द ग्रुप्स फॉर होम द टेस्ट इज़ अप्रोप्रिएट एंड द टेस्ट नॉर्म। तो कहने का मतलब कि ये सब चीज़ें क्या से मालूम होती है हमारे को टेस्ट मैनुअल से, कि स्टेप बाय स्टेप हमारे को उस टेस्ट को कैसे एडमिनिस्टर करना है, कैसे उसकी स्कोरिंग करनी है, कैसे उसको जो है उसको आगे प्रोसीजर करना है, उसके बाद रिकमेंडेशन करनी है। इसके अलावा उस टेस्ट को जब हम यूज़ कर उसकी रेटिंग क्या है, रिव्यूज़ क्या है, उसकी रिलायबिलिटी क्या है, वैलिडिटी क्या है, ये सब चीज़ें हमारे को से मालूम होती है जो हम टेस्ट को मैनुअल, जो हम टेस्ट को यूज़ कर रहे हैं उस टेस्ट के मैनुअल से। तो असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी administered properly in a conducive environment to obtain valid results. Assessment is a crucial part in the process of the counseling. सबसे पहले assessment ही होती है काउंसलिंग से पहले। A good assessment will lead to a better understanding of the situation of the client. For this, the counselor needs to have a proper, उसके लिए proper environment की जरूरत होती है, including adequate physical setting with suitable infrastructure and other facilities. तो ये यूनिट भी यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। और मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप लोग ने बहुत ज़्यादा मेरे चैनल को प्यार दिया है, बहुत आप उसको अच्छे से सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। ऐसा करने से मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब।